गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद एटीएम बैच हमारा शुरू हो रहा है ना। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई थोड़ा सा जो बर्डन है वो मेरा कम हो गया है और अब मैं क्लासेस ले पा रहा हूं बढ़िया तरीके से, सारी रेगुलर। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा। ये बताओ मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? बफरिंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार? नंदा एक बार रिफ्रेश कर ले, एक बार रिफ्रेश कर ले बेटा, जल्दी से बताओ मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। चलो बहुत बढ़िया। तो आज है हमारा इकोनॉमिक्स का, अब देखो चार पांच टॉपिक्स बचे इकोनॉमिक्स के, फिर इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी हमारी यहां पर, ठीक है। सभी को हैप्पी होली एडवांस में। वैसे तो ससुरों कल क्लास है, ठीक है, परसों की है छुट्टी, कल क्लास है, कल सबके सब आओगे, ठीक है। चलो अभिरूप बताता हूं बेटा, बताता हूं। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, एटीएम बैच में हम लोगों ने जो स्कीम्स थी उसके लास्ट में 2 टेस्ट कंडक्ट किए थे, तो स्कीम्स वाला पोर्शन जो इतना बड़ा पोर्शन था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, बेसिक सी थ्योरी है, बेसिक से सवाल हैं, कुछ थोड़े टफ भी हो सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। बाकी जितनी यहां पे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो थोड़े से ऐसे होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं बार बार और थोड़े समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और होली के इसी पावन पर्व पर क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर भैया जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो अभी भी जो लोग सीधे सीधे एटीएम से जुड़े हैं, जिन्होंने फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलेगा, यहां तो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, थ्योरी पे थ्योरी लगेगी भाई। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सीधे क्वेश्चंस के दम पे एग्जाम निकाल देने वाले हो, नहीं पॉसिबल होगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट्स की, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं लगने वाले। तो इसीलिए अगर थ्योरी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, अभी ऑफर जबरदस्त चल रहा है, 399 में सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेसिक से एडवांस डिटेल में सब कुछ समझाया जा रहा है, ठीक है। बाकी शुरुआत करते हैं। अब जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको बता दिया है क्या दिक्कत आ सकती है। तो भैया पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सभी लोग बताएंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं इसके बारे में। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएंगे भाई। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो जल्दी से जवाब दो, जवाब दो भाई। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? शाबाश, किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को, ठीक है। ये बहुत बेसिक और बहुत रिपीटेडली पूछा गया सवाल है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो एडम स्मिथ है ना, पहली बात तो ये कब से लेके कब तक एग्जिस्टेंस में थे? कोई बताएगा मेरे को कब से लेके कब तक एग्जिस्टेंस में थे? 1723 एडी से लेकर 1790 एडी तक ये एग्जिस्टेंस में थे बच्चों। 1723 से 1790 के बीच में ये एग्जिस्टेंस में था, मतलब अस्तित्व में था। और ये जो एडम स्मिथ है, ये स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, इसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो बोलती हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो बोलती हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारी बेसिक थ्योरीज इसने दी हैं।
पर साथ ही साथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का जनक किसे बोलते हैं, पूंजीवाद का जनक किसे बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जनक किसे बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, फादर ऑफ कैपिटलिज्म इसी को बोलते हैं। और पूंजीवाद क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। जब देश के ज्यादातर रिसोर्सेज पर, जब देश के ज्यादातर संसाधनों पर, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे खेती बाड़ी की जमीन हो, जब ऐसे संसाधनों पर जब निजी क्षेत्र के लोगों का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार नहीं है, समाज का अधिकार नहीं है, निजी क्षेत्र के जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब उनके हाथ में रिसोर्सेज हो, जब उनके हाथ में सारे संसाधन हो, तो भैया समझ जाओ पूंजीवाद आ चुका है, कैपिटलिज्म आ चुका है। क्योंकि ये जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, ये इन संसाधनों का दोहन करते हैं टू मेक प्रॉफिट। पैसा मतलब प्रॉफिट कमाना इनका एकमात्र उद्देश्य है, संसाधनों की ऐसी तैसी कर देते हैं ये। तो जैसे यूएसए है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पे ज्यादातर जो रिसोर्सेज है वहां पर प्राइवेट लोगों के हाथ में है। हमारे यहां पर मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है, यहां पे कैपिटलिज्म भी है, यहां पर समाजवाद भी है, सोशलिज्म भी है। समाजवाद में तो यह है कि लोगों के पास भी एग्रीकल्चरल लैंड है, कमर्शियल लैंड है, प्रॉपर्टी है, और कुछ प्राइवेट लोगों के पास भी, कुछ सरकार के पास भी। तो हमारे यहां मिक्स्ड टाइप की चल रही है भैया। ये कैपिटलिज्म यूएसए में है। तो फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जनक, ये जो आइडिया है पूंजीवाद का किसने दिया? एडम स्मिथ ने। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है बेटा? मानस कुमार प्रधान, बेटा स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, ये तो साहिल सर बता पाएंगे यार, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। वैसे कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा नहीं, क्योंकि सेंटर की नौकरी है। या तो वो स्टेट वाला कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो मैं जनरल कैटेगरी से भर देंगे, ठीक है, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। दो ही सिचुएशन है, या तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तो रिजेक्टेड ही है। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है भाई सबको? बिल्कुल, मैं बताता हूं। देखो अब यहां पर दो किताबें पूछी जाती हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने दो किताबें लिखी हैं बच्चों, दो किताबें लिखी है। एक तो इसने लिखी है 1759 में, और एक इसने लिखी है 1776 में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक किताब का नाम तो है 1776 वाली का, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना, ऐसे ही लिखी जाएगी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में भी ऐसे देखो, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है बच्चों, हिंदी में भी ऐसे ही लिखी जाएगी, मतलब लिखेंगे तो देवनागरी में, पर नाम वही होगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको ऐसे मत कर देना, राष्ट्रों की संपत्ति। ठीक है, बुक का जो नाम है एक्चुअल में वही नाम लिखना होता है। और 1759 में एक किताब और थी, जल्दी से बताओ अगर किसी को मालूम है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताओ। एक तो क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, 1759 में लिखी थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, मोरल सेंटिमेंट्स की थ्योरी, मोरल सेंटिमेंट्स की थ्योरी, यानी कि नैतिक भावनाओं की थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, मोरल सेंटिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखना। चलो, तो ये दो किताबें लिखी है इन्होंने। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। सभी लोग बताएंगे क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब एक चीज देखो, इसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स दो वजहों से भी बोलते हैं। इसने क्या किया, इसने दो आइडियाज दिए, पहला एक आइडिया दिया फ्री मार्केट का। फ्री मार्केट समझते हो? फ्री मार्केट का मतलब है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत
जैसे मार्केट में हम लोग क्या लेने जाते हैं, कमोडिटीज यानी वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई सर्विस लेने जाते हैं, जैसे मान लो मुझे बाल कटवाना है, हेयर कट लेना है, तो मैं मार्केट जाऊंगा, मैं हेयर कट लेके आ जाऊंगा, सर्विस था ना वो। मान लो मुझे गिटार सीखना है, तो मार्केट में एक गिटार की एकेडमी में वहां पे गया, गिटार सीख के आ गया, तो वो क्या ली मैंने, सर्विस ली। मान लो मैंने गिटार लिया, वो क्या है, वस्तु है, ठीक है भाई। तो जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, जहां पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत डिमांड और सप्लाई पर आधारित हो, मांग और पूर्ति पर आधारित हो, उसे बोलते हैं फ्री मार्केट। अब तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूं भाई, ऐसा मार्केट जहां पे वस्तुओं की और सेवाओं की कीमत मांग और पूर्ति पर आधारित हो। जैसे मान लो मैं एक मार्केट में गया, फ्री मार्केट है मतलब ओपन मार्केट है, मैं गया वहां पे और मैंने वहां पे पूछा कि मुझे गिटार खरीदना है, ठीक है, मुझे गिटार खरीदना है। अब उस पूरे मार्केट में एक ही शॉप है और उसके पास भी लिमिटेड 5-6 गिटार ही है बस, अलग अलग टाइप के 5-6 गिटार से बस, लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताओ, उन गिटारों की कीमत ज्यादा होगी कि कम? खुद सोचो, थोड़ा लगाओ दिमाग, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। पूरे मार्केट में गिटार की एक ही दुकान है और उसके पास भी 5-6 गिटार्स, तो कीमत ज्यादा लगाएगा वो या कम लगाएगा? जल्दी बताओ। मानस, मैंने तेरा मैसेज देख लिया बेटा, मैंने देख लिया। कास्ट सर्टिफिकेट लगाया, गलत कर दिया बेटा। अब या तो वो एक्सेप्ट होगा तो जनरल की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आपको डाल देंगे, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, 2 चांसेस है बस, ठीक है। बिल्कुल समझ रहे हो, कीमत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डिमांड तो ज्यादा है गिटार की, सप्लाई कम हो रखी है। मान लो मेरे साथ 4 बंदे और पहुंच गए, हमें भी गिटार चाहिए, अब साला गिटार ही वहां पे 5 है और हमने अपनी अपनी डिमांड रख दी, हमें तो ये वाला चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए। अब उसके पास है नहीं तो वो बोल रहा है यही है मेरे पास तो, और जब हम खरीद रहे हैं तो कीमत ज्यादा लगा रहा है क्योंकि उसके पास ये अधिकार हो रखा है फिलहाल कि भाई इनको जरूरत है, मार्केट में सप्लाई है नहीं गिटार की, साला आपने हिसाब से बेचो। समझ रहे हो भाई? तो यहां पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत किस पर डिपेंड करती है? मांग और पूर्ति पर। अब मान लो सेम गिटार लेने गया मैं, ठीक है, गिटार लेने गया फ्री मार्केट में, ओपन मार्केट में सारी दुकानें, सारी तरह की दुकानें हैं और वहां पे भाई साहब गिटार की कम से कम 25 दुकानें और 25 दुकानों के पास वैरायटी पे गिटार है। तो अब मुझे बताओ वहां पर गिटार की कीमत मुझे सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी? जल्दी बताओ। ऐसे मार्केट में जहां 25 दुकानें हैं और उनके पास भी भर भर के गिटार से अलग अलग तरह के, वहां मुझे गिटार सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी? सभी लोग बताइए। सोनू वर्मा, जीके में साइंस नहीं होती बेटा, जनरल साइंस अलग होता है, ठीक है। सस्ती हो जाएगी, चीप हो जाएगी, समझ में आ रही भाई बात? तो अब तुम देखो, फ्री मार्केट का आइडिया इसी ने दिया कि भाई फ्री मार्केट सबसे बढ़िया मार्केट होता है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। दूसरा, इसने डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन आइडिया दे दिया। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, मैं कंपनी का मालिक हूं और मेरी कंपनी जो है मान लो कपड़े बनाती है, मेरी कंपनी जो है मेरी जो कंपनी है वो कपड़े बनाती है। अब मशीन चलाने वाले अलग होंगे, कपड़ों को बेचने वाले अलग होंगे, यानी प्रोडक्शन टीम अलग होगी कपड़े बनाने वाली जो मशीन चलाएगी, फिर मेरी जो सेल्स टीम है वो अलग होगी कपड़े बेचने वाली, ठीक है। एक मेरी डिजाइनिंग टीम होगी जो कपड़े डिजाइन करेगी नए नए, ठीक है। एक मेरी जो है सोशल मीडिया टीम होगी जो उसको प्रमोट करेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब तुम सोचो मैंने क्या किया, पूरे श्रम को डिवाइड कर दिया, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे। काम बेहतर तरीके से होगा कि नहीं? मेरी कंपनी बढ़िया तरीके से चलेगी कि नहीं? या फिर मैं ऐसा कर दूं, किसी को भी कुछ भी काम पकड़ा दूं, आज मैंने इसको ये काम पकड़ा दिया, आज तू सेल्स टीम में, कल उसको मैंने बोल दिया कल से तो साला तू मशीन चलाएगा, जो मशीन चला रहा है उसको मैंने बोल दिया तू डिजाइन कर कपड़े। अब तुम खुद सोचो, जब मैं श्रम का विभाजन कर दूंगा, लेबर का डिवीजन कर दूंगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मेरी कंपनी की, कंपनी बढ़िया तरीके से चलेगी, ठीक है।
तो याद रखना, श्रम का विभाजन भी आइडिया इसी ने दिया। तो एडम स्मिथ ये है भैया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अमर्त्य सेन को तो आप जानते हो, हमारे इकोनॉमिस्ट रहे इंडिया के, नोबेल प्राइज भी मिला है इनको इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, अमर्त्य सेन को। मनमोहन सिंह जी जो है हमारे इकोनॉमिस्ट थे और पूर्व प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक। और जॉन मेनार्ड केन्स, ये भी इकोनॉमिस्ट रहा है ब्रिटेन का, ठीक है। इसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आके बताऊंगा इसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। फिलहाल समझ लो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को, ये ब्रिटेन का अर्थशास्त्री था। चलो नेक्स्ट, विच मल्टीप्लायर थ्योरी स्टेट्स दैट द इकोनॉमी विल फ्लरिश द मोर द गवर्नमेंट स्पेंड्स। कौन सा गुणक सिद्धांत कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही फलेगी फूलेगी। अब देखो, एक थ्योरी है, मल्टीप्लायर थ्योरी है, गुणक सिद्धांत है। इनमें से वो कौन सा गुणक सिद्धांत है, ये कहती है कि भैया सरकार जितना खर्च करेगी, ठीक है, उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा, देखो भाई ध्यान से। इसका आंसर है केनेशियन मल्टीप्लायर, केनेशियन मल्टीप्लायर। ये यही बंदा है, देखो, जॉन मेनार्ड केनीज, जॉन मेनार्ड केनीज ने ही केनेशियन मल्टीप्लायर दिया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया? गिवन बाय क्या नाम है? जॉन मेनार्ड केनीज। इसी बंदे ने दिया जो ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट था। तो गिवन बाय जॉन मेनार्ड केनीज, ठीक है बच्चों, जॉन मेनार्ड केनीज। अब बात यह कि सर ये जॉन मेनार्ड केनीज जो कि एक ब्रिटेन का अर्थशास्त्री है, इसने ये जो मल्टीप्लायर सिद्धांत दिया, गुणक सिद्धांत दिया, ये कह क्या रहा है सर? मतलब सरकार जितना खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी फलेगी फूलेगी, इसका मतलब क्या है सर? मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक देता हूं। जैसे जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर परिवार पर मैंने शुरुआत की थी, तो मेरे पास ये डिजिटल पैनल नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था उस टाइम पर, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, 2.5-3 लाख का खर्चा होता है ये पूरा स्टूडियो बनाने में, ठीक है। और मैंने जस्ट शुरुआत की थी ऑनलाइन पढ़ाने की, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने शुरुआत की पेन टैब से, मैं पेन टैब पर पढ़ाता था पीपीटी बना के शुरुआत में, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर आप देखोगे मेरी शुरुआती क्लासेज 1 साल पहले, तो मैं पेन टैब से पढ़ाता था। अब पेन टैब से जब पढ़ाता था 40-50 बच्चे जो है लाइव आते थे, और वो जो व्यूज है वो खींच के 1500-2000 इतने होते थे खींच के। पर अब जैसे ही मैंने खर्चा किया, मैंने पैनल लिया, मैंने कैमरा लिया, मैंने लाइटिंग ली, मैंने माइक लिया, बढ़िया माइक लिया, उसके बाद मैंने जो है यहां पे मान लो मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है। ये सारा जब मैंने खर्चा किया तो भैया मेरी जो एक तरीके से ग्रोथ है वो बढ़ गई, लाइव बच्चे बढ़ गए, व्यूज ज्यादा आने लगे, मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल हो गया। पहले मैं बच्चों को दिखता नहीं था, एक छोटी सी विंडो में दिखता था चेहरा। अब मैं जब बच्चों के सामने आने लगा तो वो मेरे साथ कनेक्ट करने लगे, बच्चे ज्यादा आने लगे। फिर मैं जब उन्हें पढ़ा रहा हूं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सर तो सामने ही है, बिल्कुल एकदम वैसे पढ़ा रहे हैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो व्यूज भी बढ़ गए, लाइव वॉच भी बढ़ गया, और बच्चों को कंटेंट भी थोड़ा समझ में आने लगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने जब खर्चा किया तो मेरी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? सभी लोग बताएंगे। मैंने जब खर्चा किया तो मेरी ग्रोथ हुई। वही यहां पर ये बोल रहा है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था में खेती बाड़ी में खर्चा करे, थोड़ा एडवांस बनाए उसको, इंडस्ट्री वगैरह में थोड़ा खर्चा करे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग ज्यादा काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सर्विस सेक्टर में ज्यादा खर्चा करे सरकार, तो जब चीजें बेहतर होंगी ऑटोमेटिकली लोग उनका इस्तेमाल करेंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना, इसने क्या बोल दिया? इसने ये बोल दिया कि भाई इकोनॉमी अपने आप फलेगी फूलेगी अगर सरकार जितना अधिक खर्च करेगी। तो मैंने जब ससुराल 2.5-3 लाख रुपया फूंक दिया तो फिर चीजें बढ़ने लगी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज होती है। सर करंट अफेयर्स इस ऐप पर नहीं मिल रहा है। विजित करंट अफेयर्स कल तक डलेगा भाई, डेली करंट अफेयर्स नहीं डलता है यहां पर। अब जैसे आज मंडे की जो
मंडे बोल रहा हूं, आज जो वो जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स हुई ना, वो करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, ठीक है, वो करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, चिंता मत करो, और वो कल तक अपलोड करवा देंगे हम इसी ऐप पर, एक सेपरेट फोल्डर में आपके कोर्स में आएगी वो, ठीक है। चलो, तो बेटा ये है, सरकार जितना अधिक खर्च करेगी उतना अर्थव्यवस्था फूलेगी फलेगी। भाई पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो केनेशियन मल्टीप्लायर का सिद्धांत है, और ये किसने दिया? जॉन मेनार्ड केनीस ने। चलो आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट फंड फॉर एमएफआईज इज मैनेज्ड बाय द, बताओ भाई, एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? एमएफआई का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। अब तुम बोलोगे सर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? लघु वित्तीय संस्थान, लघु वित्तीय संस्थान। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो, लघु वित्तीय संस्थान क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन इनके फंड को मैनेज करता है, ठीक है। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। सीमा बिल्कुल बताऊंगा, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे आएगा तो मैं वहां बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। नहीं 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 नहीं, नाबार्ड नहीं, नाबार्ड नहीं, आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, पहली बात तो सर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? भाई मुझे एक बात बताओ, बैंक्स होते हैं, हम लोग बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं, है ना, मान लो हमारे बैंक्स में अकाउंट्स हैं, और बैंक हमारी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो देता है। जैसे मान लो मुझे बैंक से लोन लेना हो तो बैंक मुझे लोन दे देगा, मैं उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन है वो तो चुकाऊंगा ही, साथ ही साथ जो मैंने उससे पैसा लिया लोन का उसकी भी कीमत है, इंटरेस्ट, ब्याज, वो भी मुझे देना पड़ेगा। दूसरा, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड देगा। मुझे कार लोन चाहिए, बैंक मुझे कार लोन दे देगा। मुझे अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, बैंक मुझे जो है स्टेटमेंट दे देगा। मतलब हर तरह की सुविधा जो फाइनेंस से रिलेटेड है बैंक मुझे दे देता है। पर बैंक जो है उन्हीं लोगों को सुविधा देता है जो बैंक की सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए। पर जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा लो इनकम है उनकी, कोई फॉर्मल सेक्टर में वो काम नहीं कर रहे, मान लो मजदूरी कर रहे हैं, रेता उठा रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का फॉर्मल सेक्टर तो होता नहीं है, औपचारिक क्षेत्र में तो होते नहीं है, दिहाड़ी पे बेचारे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बैंक किस आधार पर सुविधाएं दे? तो बैंक कम इनकम वाले लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाते। तो जब बैंक ऐसे लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाते तो कोई तो सुविधा देगा, तब आते हैं हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। लघु वित्तीय संस्थान क्या करते हैं? जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं और कम आय वाले लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं समाज में, कम इनकम वाले लोग हैं, ठीक है, उनको लोन या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज ये देते हैं। तो गरीब और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा देते हैं। ये बैंकिंग सुविधा, बैंक तो नहीं दे पा रहे इनको बैंकिंग सुविधा, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड थोड़े बड़े हैं, उनको अपना पैसा वापस चाहिए, ठीक है, पैसा तो इनको भी चाहिए। पर ये क्या है, बैंक जितनी फॉर्मेलिटी नहीं करते और उनको पैसा दे देते हैं जब उनको जरूरत होती है। तो गरीब और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। हालांकि ये भी अपना पैसा निकालना जानते हैं, पर देखो ये सुविधा तो दे देते हैं। बैंक जो है कम रेट पर, जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, ठीक है। ये जो है लोन सुविधा तो दे देंगे, पर भाई साहब इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है इनकी, ठीक है भाई, समझ में आया? बिल्कुल। तो लघु वित्तीय संस्थान का काम है गरीब और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा देना। पर भैया बैंकिंग सुविधा तो तब दे पाएंगे ना जब ससुरा इनके पास पैसा होगा। इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये तो गरीब और कम आय वाले लोग हैं, इनसे तो इनकी इनकम बन नहीं रही होगी, इनसे देखो, इन लोगों से तो इनकी इनकम बन नहीं रही है, तो ये इनकम कहां से जनरेट कर रहे हैं भाई लोग? ये इनकम जनरेट करते हैं पार्टनर बैंक से। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, ये छोटे वित्तीय संस्थान क्या करते हैं, बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं,
ठीक है, बैंकों के साथ पार्टनरशिप करते हैं और बैंक से लोन उठा लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बैंक से सस्ती ब्याज दर पे लोन उठा लेते हैं और फिर महंगी ब्याज दर पे इनको बेच देते हैं। तो जब ये महंगा ब्याज देते हैं तो अपना प्रॉफिट रख के जो बैंक से लिया था वो बैंक को दे देते हैं। ये धंधा चल रहा है भाई। तो पार्टनर बैंक से, जिसके साथ भी पार्टनरशिप किए, उस बैंक से कम इंटरेस्ट पर ब्याज, कम इंटरेस्ट पर लोन लेंगे और उस लोन के पैसे को इनमें बांट देंगे हाई इंटरेस्ट पे। जब ये हाई इंटरेस्ट पे करेंगे तो हाई इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसमें से कुछ अपने पास रख लेंगे और जो कुछ चुकाना है तो यहां चुका देंगे। ये तरीका है। तो ये सब मैनेज करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इस तरह से। पर इन सब पर नजर है किसकी, आरबीआई की। तो द डेवलपमेंट फंड, मतलब इनके विकास के लिए, इनके विकास के लिए जो डेवलपमेंट फंड है, इनके विकास के लिए जो ये विकास फंड है, ये कौन मैनेज करता है, आरबीआई। आरबीआई ही पार्टनर बैंक्स को बोल रहा है, आरबीआई ही। देखो, आरबीआई की नजर से बच के जो बैंक है वो इनकी मदद नहीं कर सकते। आरबीआई ने परमिशन दी हुई है बैंकों को कि आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के साथ, लघु वित्तीय संस्थानों के साथ पार्टनरशिप करो, इनकी मदद करो, ये गरीबों की मदद करेंगे, फिर वहां से जो पैसा आएगा फिर ये अपना काम चलाएंगे और आपका यहां पे जो पैसा ले रखा है वो देंगे। तो आरबीआई मैनेज करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसे। रिजर्व बैंक क्या करता है मैं आपको बताता हूं, आरबीआई क्या करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आरबीआई इनके ऊपर नजर ना रखे तो ये इनकी ऐसी तैसी कैसे कर सकते, मुझे बताओ एक बार जल्दी से बताओ। अगर आरबीआई इन्हें कंट्रोल ना करे, इनके ऊपर शिकंजा ना कसे, तो मुझे बताओ उनकी ऐसी तैसी कैसे कर सकते हैं ये। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, लघु वित्तीय संस्थान गरीबों और कम आय वाले लोगों की ऐसी तैसी कैसे कर सकते हैं अगर आरबीआई इनके ऊपर नजर ना रखे तो? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को लोन दे देता है, लोन दे देता है। मुझे बताओ कि अगर आरबीआई इनके ऊपर नजर ना रखे तो कैसे ऐसी तैसी कर दे उनकी? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। बिल्कुल श्वेता, बहुत बढ़िया। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के इनको बोलेंगे भाई लोन तो तुम्हें दे देंगे हम, कितना चाहिए बताओ, 5 लाख 10 लाख ये लो, पर इंटरेस्ट रेट हम लेंगे 25%, 30%, 35%। अब इनको जरूरत होगी तो ये तो फटाफट पैसे ले लेंगे और उसके बाद फिर चुकाते रहो, इनकी पीढ़ियां निकल जाएंगी इसको चुकाते चुकाते। तो अब अगर आरबीआई इसके ऊपर कंट्रोल करेगी तो आरबीआई बोलेगी भाई ऐसा है, 24% तुम्हारी लास्ट लिमिट है। मतलब आरबीआई क्या कर देता है, लिमिट सेट कर देता है। आरबीआई लिमिट सेट कर देता है इंटरेस्ट की, कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट सिर्फ इतने, मैक्सिमम इतने ज्यादा इंटरेस्ट पर ही पैसा दे सकते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं दोगे उनको पैसा, इससे ज्यादा पे नहीं दोगे। तो आरबीआई क्या करता है, लिमिट सेट कर देता है इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट की लिमिट सेट कर देता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मान लो 24% ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। तो आरबीआई, और आरबीआई आप सब जानते हो, आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को बना था, 1 अप्रैल 1935 को बना था आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर शुरुआत में तो 2 साल कलकत्ता रहा, हेडक्वार्टर 1935 से 1937 तक तो कलकत्ता यानी कलकत्ता रहा, और फिर 1937 से लेकर 1937 से लेकर अब तक टिल प्रेजेंट ये मुंबई में है। टिल प्रेजेंट ये कहां पर है, मुंबई में है। और एक चीज और बताता हूं, कि आरबीआई के जो करंट हेड हैं, 26वें गवर्नर, 26th गवर्नर कौन बने हैं, 26वें गवर्नर कौन बने हैं आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। ये तुम्हारे एग्जाम में 100% आने वाला है, इसलिए अभी दिमाग में बैठा लो, संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई गवर्नर बने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द सेपरेट डिसिप्लिन? अब यहां पे बात करते हैं, आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, मैंने तुम्हें बताया था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा देखो, इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस बता देता हूं।
और उसके बाद बताता हूं कि इसे बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। देखो ध्यान से, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने ज्यादा काम किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने ज्यादा काम किया है, ज्यादा थ्योरीज दी है, ज्यादा रिसर्च की है, तो इसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। पर सर इनमें डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बताता हूं डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सिंगल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की सिंगल यूनिट्स की यहां पे स्टडी की जाती है। अब तुम बोलोगे सर सिंगल यूनिट्स की स्टडी मतलब मैं समझा नहीं। बेटा सिंगल यूनिट का मतलब है जैसे इकोनॉमी में सिंगल यूनिट है, जैसे घर, हाउस होल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, इस हाउस होल्ड का अपनी एक इनकम होगी, एक परिवार है, हाउस होल्ड है, परिवार है, इसकी अपनी इनकम है, इस परिवार की अपनी इनकम है, मान लो लाख रुपए कमा रहा है ये परिवार, ठीक है, इसकी अपनी इनकम है, इसके अपने खर्चे हैं, इसकी अपनी इनकम है, अपने स्पेंडिंग्स हैं यानी खर्चे हैं। फिर कोई बिजनेस है, सिंगल यूनिटी तो है, सिंगल यूनिटी तो है भाई, हाउस होल्ड एक परिवार यानी एक यूनिट, बिजनेस एक बिजनेस है यानी एक यूनिट, दो बिजनेस है तो मतलब दो यूनिट, मतलब बात यह सिंगल यूनिट की, दो बिजनेस मतलब एक यूनिट अलग एक यूनिट अलग। तो जब आप इंडिविजुअल यूनिट्स की, सिंगल यूनिट्स की बात करते हो, जैसे बिजनेस हो गया, हाउस होल्ड हो गया, जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है ना, एक इंडस्ट्री है, तो जब आप सिंगल यूनिट्स की बिहेवियर की स्टडी करते हो, ठीक है, जब आप सिंगल यूनिट्स की बिहेवियर की स्टडी करते हो, हाउस होल्ड है यानी परिवार है, बिजनेस है यानी काम धंधा है, इंडस्ट्री मतलब उद्योग है, तो जब आप इनकी स्टडी करते हो तो इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब आप किसी एक परिवार के खर्चे की बात कर रहे हो, इनकम की बात कर रहे हो, जब आप एक बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी बात कर रहे हो, जो एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट आ रहा है या उसमें खर्चा हो रहा है उसकी बात कर रहे हो, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो यहां पर हम पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, मतलब हम सिंगल यूनिट्स, हाउस होल्ड, बिजनेस, इंडस्ट्री की बात नहीं करते, इन सबको मिला के पूरे देश की इकोनॉमी को एज अ होल यानी समग्र रूप से स्टडी करते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? जल्दी बताएंगे सभी लोग, बताओ, क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां पे स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था की यहां पे स्टडी करते हो, यूनिट्स की स्टडी नहीं करते, अर्थव्यवस्था के यूनिट्स की, अर्थव्यवस्था की इकाइयों की स्टडी नहीं करते कि अर्थव्यवस्था में एक परिवार भी है, बिजनेस भी है, इंडस्ट्री है। जब आप सिंगल यूनिट्स की स्टडी करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से स्टडी कर रहे हो तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, तो हम इसे बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? तो जब सिंगल यूनिट्स की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को, क्योंकि इसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में बढ़िया काम किया है, बढ़िया थ्योरीज दी है, बढ़िया रिसर्च की है। नेक्स्ट आंसर तो हमने मार्क कर दिया, ठीक है। द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट आर नोन एज, भाई आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को डैश के रूप में जाना जाता है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे बात क्या लिखी है? भाई आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस रूप में जाना जाता है? अब जैसे मान लो, अब मैं आपको देखो बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मेरा ये काम है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, भाई मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे मेरे कोर्स को देख रहे हैं, मेरे कोर्स को खरीद रहे हैं, उससे मेरे परिवार की या मेरी इनकम जनरेट हो रही है, सीधी बात है। ध्यान सुनना मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मुझे देखो, मेरा पहला काम है कि मेरे से पढ़े हुए जो बच्चे हैं, मेरा पहला पर्पस है कि मेरे से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पर पहुंचे, अपने सपनों को साकार करें, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि जब ऐसा होगा तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है।
दूसरा पर्पस हो गया मेरा आर्थिक लाभ कमाना, ताकि मेरा परिवार चल सके, ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। ठीक है, तो पहला पर्पस तो हो गया बच्चों का सिलेक्शन हो, वो नौकरी पे जाएं। दूसरा, उनकी वजह से मेरा घर परिवार चल रहा है, आर्थिक लाभ मुझे हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आर्थिक लाभ कमा रहा हूं, मैं आप लोगों को कोर्स बेच रहा हूं, आप उस कोर्स से पढ़ के अपना सिलेक्शन ले रहे हो, दोनों का फायदा है। मेरा आर्थिक फायदा है, आपका जो है लॉन्ग टर्म फायदा है, आपका जीवन बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में, अब मैं सेवा दे रहा हूं आपको, ठीक है, मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं कोई आपको प्रोडक्ट, मैं आपको कोई ऐसी कमोडिटी थोड़ी दे रहा हूं कि ये लो पेन ले लो इससे हो जाएगा, या ये लो बुक ले लो, मैं आपको कोई बुक थोड़ी दे रहा हूं, मैं आपको सेवा दे रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको सेवा दी, और इस सेवा को जनरेट करने के लिए मुझे पैनल पे खर्चा करना पड़ा, मुझे इस पेन पे खर्चा करना पड़ा, मुझे कैमरे पे खर्चा करना पड़ा, मुझे लाइटिंग पे खर्चा करना पड़ा, मुझे लैपटॉप पे खर्चा करना पड़ा। समझ रहे हो? सेवा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट, ये सब इनपुट ही तो है, मेरी सेवा को देने में ये इनपुट ही तो है। और इससे मुझे क्या हो रहा है? मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर सिलेक्शन ले रहा है तो मेरे मन को संतुष्टि मिल रही है। दूसरा, मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे चीजों को मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं अपनी सेवा का उत्पादन कर पा रहा हूं इनपुट से, इन इनपुट से, तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? इन इनपुट्स को मैं इन इनपुट्स को क्या बोलूंगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, मेरी सेवा के उत्पादन के कारक है ये। मेरी सेवा आप तक कैसे उत्पादित हो रही है? पैनल के जरिए, लाइटिंग के जरिए, माइक के जरिए, पेन के जरिए, इस रिमोट के जरिए, समझ में आ रहा है, इस कैमरे के जरिए। क्लियर हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी चीजें आप बना रहे हो, उसको बनाने में जिन चीजों पर खर्चा हो रहा है उन्हें हम इनपुट्स बोलते हैं, और वो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चलो, समझ में आ गया भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म? अब फर्म का मतलब है यहां पे कोई कंपनी है, एक फर्म है मतलब कंपनी है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, अब कंपनी के लिए इनमें से कौन सी एक परिवर्तनीय लागत नहीं है? मतलब बाकी सारी लागतें तो, बाकी सारी कॉस्ट जो वो परिवर्तनीय है, मतलब चेंज होती रहती है। कौन सी एक कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती? एक कंपनी है, एक कंपनी सेटअप हो रखी है, अब उस कंपनी में मुझे बताओ कि कंपनी का कौन सा ये यहां पर एक कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी? जल्दी बताओ। जो चेंज नहीं होगी, बाकी सब चेंज होती रहेगी, फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहेंगे उसमें, ऊपर नीचे होती रहेगी वो। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ए चेंज नहीं होगी भाई। मान लो मैंने कंपनी सेटअप कर दी एक जगह पर मैंने पूरी कंपनी बना दी। अब उस कंपनी का जो कंपनी जहां पर है, उस प्रॉपर्टी का टैक्स तो मुझे देना पड़ेगा। जहां मैंने कंपनी बनाई है, पूरी बिल्डिंग बनाई है, पूरी जमीन खरीदी है, मुझे वो प्रॉपर्टी टैक्स तो देना पड़ेगा। वो तो सेम ही रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। पर उस कंपनी में मैं जो सामान बना रहा हूं उसकी पैकिंग कभी महंगी हो जाएगी, कभी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, पैकिंग कभी महंगी हो जाएगी, कभी सस्ती हो जाएगी। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जिन लोगों के साथ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, उनका कमीशन कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो ये भी परिवर्तनीय है, ये भी परिवर्तनीय है। लेबर, कभी मुझे महंगा लेबर मिलेगा काम करने के लिए, मतलब जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, कभी कोई महंगा मिल जाएगा, कभी सस्ता मिल जाएगा, कोई एक रेट पे तो काम करेगा नहीं। तो ये लेबर भी चेंज होता रहेगा। यानी ये तीन ऐसी चीजें हैं जो चेंज होती रहेंगी। प्रॉपर्टी टैक्स चेंज नहीं होगा, संपत्ति कर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? स्पष्ट लागत क्या है? स्पष्ट लागत क्या है? अब देखो भाई ध्यान से, स्पष्ट लागत क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? इसका मतलब है ये देखो, बी है इसका आंसर। इट इज अ डायरेक्ट पेमेंट मेड टू अदर्स इन द कोर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस सच एज वेज, रेंट, मटेरियल्स। ठीक है, व्यवसाय चलाने के दौरान दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान, जैसे कि मजदूरी, किराया और सामग्री। जैसे मान लो कल को मैं कोई ऑफलाइन सेंटर खोलता हूं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलता हूं, तो अब क्या होगा? ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में मान लो मेरे पास शुरू में मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं रेंट पर कोई जगह लूंगा और वहां पर अपनी कोचिंग चलाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो रेंट मुझे देना पड़ेगा सीधे सीधे। फिर जहां पे मैं स्टाफ रखूंगा, 2-4 टीचर्स रखूंगा, उन 2-4 टीचर्स को मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे भरना पड़ेगा। गर्मी आ रही है, ठीक है, एसी लगवाने पड़ेंगे, एसी का खर्चा आएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बच्चों?
तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है, स्पष्ट लागत का मतलब होता है जब आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उस बिजनेस को चलाने के लिए आप जो दूसरों को पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट पेमेंट, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया? सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, मैं रिलेटेबल एग्जांपल्स दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंज्यूमर थ्योरी इज हाउ पीपल डिसाइड टू स्पेंड देयर मनी। उपभोक्ता सिद्धांत यह है कि लोग अपना पैसा कैसे खर्च करना तय करते हैं। भाई कंज्यूमर थ्योरी क्या बोलती है? कंज्यूमर थ्योरी ये बोलती है कि हाउ पीपल डिसाइड टू स्पेंड देयर क्या, रिलेशंस, एनर्जी, टाइम, मनी। जब हम साला इकोनॉमिक्स की बात करें तो यह मनी होगा। तो उपभोक्ता सिद्धांत यह बताता है कि लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा है या मेरे पास पैसा है, मैं पैसा कैसे खर्च करूंगा? मेरी प्रेफरेंस के आधार पर, मेरी चॉइस के आधार पर, कि मुझे कोई चीज पसंद आ गई तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा, है ना? मेरी पसंद के आधार पर। अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों पैसा खर्च करूंगा? अगर कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं पैसा खर्च कर दूंगा। दूसरा, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे जो हर चीज पसंद आ रही है मैं उसे खरीद लूं? मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरे पास पैसा है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि भर भर के है, लिमिटेड पैसा है। क्या मैं अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकता हूं? यस और नो में जल्दी जवाब दो, जल्दी से, सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। क्या मैं अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकता हूं? मेरे पास लिमिटेड पैसा है, क्या मैं अपनी पसंद की हर चीज खरीद सकता हूं? क्या यस और नो जल्दी बताओ। बड़ा लेट रिप्लाई करते हो। नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है। तो भाई फिर एक तो मैं प्रेफरेंस देखूंगा, एक तो कि मुझे चीज पसंद आ रही है कि नहीं, दूसरा मैं देखूंगा अपना बजट, कि मेरा बजट, मेरी पॉकेट मुझे अलाउ कर रही है कि नहीं। तो कंज्यूमर थ्योरी ये बोलती है कि भैया लोग अपना पैसा कैसे खर्च करना तय करते हैं, ये डिपेंड करता है एक तो प्रेफरेंस पे, उनकी पसंद पे, और दूसरा उनके बजट पर। ठीक है, बजट है तो खर्च करेगा, चॉइस है, पसंद है तो खर्च करेगा। ठीक है, चलो तो ये हमें समझ में आ गया कि कंज्यूमर थ्योरी में बोला गया कि हाउ पीपल डिसाइड टू स्पेंड देयर मनी, किसके आधार पर? प्रेफरेंस के आधार पर और अपनी पॉकेट के आधार पर। ये देखो, विच इकोनॉमिस्ट हैज रिटन द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। इसी बंदे ने लिखी है। ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहा है ना, कौन रहा है? जॉन, हाँ ये देखो इधर पे ध्यान से देखो, जॉन मेनार्ड कीन्स। कब से लेके कब तक रहा है? कोई बता सकता है इसका एग्जिस्टेंस पीरियड क्या है? कब से लेके कब तक अस्तित्व में था? जल्दी बताओ। बिल्कुल 1883 से 1946 तक, 1883 से 1946 तक। और 1936 में इसने एक किताब लिखी है। इसने 1936 में किताब लिखी, बाकी आप सब जानते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर हमने पहला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही पढ़ा था, वो कि इसी ने मल्टीप्लायर सिद्धांत दिया था, याद है? कि जितना सरकार पैसा खर्च करेगी उतना ज्यादा इकोनॉमी फूलेगी फलेगी। तो मल्टीप्लायर थ्योरी इसी ने दिया था। ठीक है, मल्टीप्लायर थ्योरी इसी ने दी। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मल्टीप्लायर थ्योरी भी इसने दी है और ये किताब भी इसने लिखी है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन होता है खत्म। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स में पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 कल आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया है। सभी लोग जल्दी से बोलेंगे समझ में आया कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर? समझ में आया? मुझे बताओ इकोनॉमिक्स इजी लगी कि नहीं? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इजी लगी? हर चीज समझ में आई? एग्जांपल्स क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो कल मिलते हैं बच्चों अब। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, आ जाना भैया। चलो मिलते हैं।